परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, उससे समझेंगे। और वो क्या है, क्योंकि वो बेसिक है ना। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से पहले पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसके 3 मेन पार्ट होते हैं, जैसे इसमें एडिशन रूल होता है, एक मल्टीप्लिकेशन रूल होता है, एंड एक बाइजेक्शन रूल होता है। ओके, फर्स्ट वी कंसीडर एडिशन रूल। ओके, हम जानेंगे एडिशन रूल क्या होता है। ठीक है, एडिशन रूल हमें सिंपली बताता है कि हम काउंट कैसे कर सकते हैं नंबर ऑफ वेज को। कि अगर हमें एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, अगर ए पॉइंट से आपको बी पॉइंट जाना है, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, ठीक है। अगर मैं इसको कार 1 से जाऊं, ठीक है, ट्रेन 1 से जाऊं, या मैं साइकिल से जाऊं, या मैं बाइक से, ठीक है, आपके पास ए से बी जाने के लिए कितने रास्ते हैं? एक, बाइक से चले जाओ, साइकिल से चले जाओ, या ट्रेन से, या कार से, मतलब आपके पास 4 टोटल रास्ते हैं। तो एडिशन क्या हुआ कि आपने सबको जोड़ा। यहाँ पे क्या, आपने मल्टीप्लाई नहीं किया, आपने सबको जोड़ा, एडिशन रूल। मतलब आप ए से बी कार से भी जा सकते हैं, या ट्रेन से भी जा सकते हैं, या साइकिल से जा सकते हैं, या बाइक से जा सकते हैं। तो मतलब या का सेंस आ रहा है, मतलब इंग्लिश में और कहते हैं उसे, और हिंदी में या। जब भी या का सेंस आए तो क्या लगाना है, एडिशन रूल लगाना है। अब सेकंड क्या है, और इसमें एडिशन रूल में ये एक नोट वाली बात लिख दो कि मल्टीपल काउंट नहीं होने चाहिए एक केस, है ना, या ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, ओवरलैपिंग ऑफ केसेस नहीं होना चाहिए, है ना, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। अब सेकंड क्या है, मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल, जब इसको क्या करेंगे, एंड का सेंस आएगा, है ना, क्या आएगा, एंड का सेंस आएगा। एंड मतलब और का, हिंदी में और, ठीक है, और का सेंस आएगा, और इंग्लिश में एंड कहते हैं, ठीक है, एंड का सेंस आएगा, ठीक है, और एंड का सेंस आएगा, ठीक है। ओके, तो देखो और का सेंस कब आता है, जैसे आप ए से बी गए और बी से आपको सी जाना, ठीक है। अगर ए से मैंने यहाँ से कार 1 से गया, बाइक 1 से, एंड ट्रेन 1 से, ओके, एंड बी से मैं गया सी पे कार 2 से, बाइक 2 से, एंड ट्रेन 2 से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, हमें काम क्या करना है, ए से सी जाना है, हमें करना क्या है, ए से सी जाना है। तो बीच में बाय बी के द्वारा जाना है, बी के थ्रू जाना है, मतलब कंडीशन है कि बी तुम्हें होकर जाना है, मस्ट है, ठीक है। तो क्या होगा, आपके पास ए से बी जाने के लिए कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, और बी से सी जाने के लिए कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 9 होगा। कैसे, अभी मैं बताता हूँ। देखो, अगर मैंने चूज किया कार 1 पहले, ठीक है, फिर मेरे पास कितने चांसेस है, कार 2 से भी जा सकता हूँ, बाइक 2 से भी जा सकता हूँ, ट्रेन 2 से भी जा सकता हूँ, तो 3 चांसेस है। अगर मैंने चूज किया बाइक 1 सॉरी, है ना, तो मैं, मेरे पास फिर 3 चांसेस है। अगर मैंने ट्रेन 1 चूज किया, ठीक है, तो अभी भी मेरे पास 3 चांसेस है, तो टोटल कितने चांसेस हो गए मेरे पास, 9 चांसेस हो गए। तो ऐसे 9 है, मल्टीप्लीकेशन है। अगर काम बीच में या कंडीशन कोई आए तो नोट ये अप्लाई कब करना है, जब कंडीशन कोई आए, है ना, जब कंडीशन या एंड का सेंस आए, है ना, और ये भी काम करना, और, है ना, ये काम करना और ये काम करना, तब जाके तुम्हारा पूरा काम होगा, है ना। हम बाइजेक्शन रूल, मैं क्या कर रहा था बाइजेक्शन रूल में, कि हम जब कुछ काउंट करते हैं
नंबर ऑफ वेज को, तो वो बहुत ज़्यादा ही संख्या में निकल आता है। तो उसे अगर हम किसी और मेथड से कैलकुलेट करें तो हो सकता है, जैसे मेरे को चाहिए नंबर ऑफ वेज टू कैलकुलेट फेवरेबल केसेस, है ना। फेवरेबल केसेस क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ केसेस में से मैं अनफेवरेबल केस हटा देता हूँ, है ना। कभी कभी हमारा ये होता है कि अनफेवरेबल केस हमारा निकालना बहुत आसान होता है देन कंपेयर टू जो हमें फेवरेबल केस निकालने होते हैं। तो अनफेवरेबल केस कभी कभी निकालना बहुत ही आसान होता है, तो टोटल में से अनफेवरेबल घटा देते तो फेवरेबल आ जाता है, इसलिए नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस, है ना, नंबर ऑफ वेज अनफेवरेबल केसेस, है ना। ये हो गया, ये बाइजेक्शन हो गया। अब परमुटेशन क्या होता है, एक्टिव परमुटेशन का मीन होता है अरेंजमेंट। क्या होता है, अरेंजमेंट। ओके, परमुटेशन मीन अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है, सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है, सिलेक्शन। ओके, अरेंजमेंट और सिलेक्शन अलग अलग, ठीक है। हम एक एक करके समझेंगे। जैसे समझने के लिए, अरेंजमेंट और सिलेक्शन समझने के लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे एक बॉक्स है, उसमें 4 बॉल है, T1, T2, T3 एंड T4। ओके, अब क्या बोल रहे हैं कि आपको 2 बॉल निकालने हैं एक एक करके, ठीक है। तो आपने निकाला, पहले हाथ डाला बॉक्स में और आपके पास 4 ऑप्शन है, तो 4, अब एक निकाल लिया आपने, कोई सा भी निकला होगा 4 में से, है ना। एक निकाल लिया, अब बचे 3 में से एक निकालना है तो 3, तो 2 बॉल निकालने, एक निकाला और तो मल्टीप्लाई, तो 4 में 12 केसेस। अब ये 12 केसेस कैसे आए मैं बताता हूँ। जैसे आपने पहले T1 निकाला होगा, फिर T2 आया, फिर T1 आया, या T3 आया होगा, या T1 T4 आया होगा, या T2 T3 आया होगा, T2 T1 आया होगा, T2 T4 आया होगा, ऐसे ही T3 T1 T3 T2 T3 T4 एंड T4 T1 T4 T2 T4 T3। ओके, ये सारे अरेंजमेंट आ गए, है ना, ये अरेंजमेंट आ गए। अगर इसको कॉम्बिनेशन में चेंज करना है तो देखो, अगर आपको 2 बॉल निकालनी है तो 2 बॉल तो कैसे भी निकाल सकते हो ना, T1 T2 और T2 T1 तो सेम ही है, जैसे T1 T2 और T2 T1 तो सेम ही है। क्यों सेम है कॉम्बिनेशन में, क्योंकि अगर ये 2 बॉल सिलेक्शन का मीनिंग क्या होता है कि आपको बॉल सिलेक्ट करना है। अब बॉल कैसे लगे कि पहले तुमने कौन से निकाला है, ये डजंट मैटर, मतलब इसमें ये मैटर नहीं करता, T1 T2 या T2 T1 बात बराबर है सिलेक्शन में, क्योंकि हम सिलेक्ट कर रहे हैं ना 2 बॉल को, तो 2 बॉल तो सेम ही है, वो T1 T2 निकाल लो या T2 T1 निकाल लो। आपके पास एक एक ग्रीन बॉल है, एक रेड बॉल है, ठीक है। आप ग्रीन बॉल को पहले निकालो या रेड बॉल को बाद में निकालो, आपने 2 ही बॉल निकाली ना। सिलेक्शन का मीनिंग यही होता है, और अरेंजमेंट का मीनिंग मतलब आपने कैसे बॉल निकाली उसको, मतलब पहले रेड निकाली या पहले ग्रीन निकाली, बाद में रेड निकाला या बाद में ग्रीन निकाली, है ना। तो वो अरेंजमेंट में आता है, वो परमुटेशन है। तो ये सारा ऑल क्या हो गया, परमुटेशन। अगर कॉम्बिनेशन में बदलना है इसे तो क्या करेंगे, 12 और हर केस 2 बार काउंट करेंगे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितने आ गए, 6 आ गए। ओके, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन समझ में आ गया यहाँ तक। ओके, आगे हम करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, परमुटेशन का क्वेश्चन करेंगे एंड कॉम्बिनेशन के सैंपल और लेते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को और सही से समझते हैं। देखो, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को और सही से डीपली समझने के लिए अभी कुछ एग्जांपल और लेते हैं। ओके, देखो, परमुटेशन का मीनिंग मैंने आपको समझाया कि अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल दिया था अभी कि आपको T1 एक ऑब्जेक्ट है, T2 एक ऑब्जेक्ट है, T3 एक ऑब्जेक्ट है, T4 एक ऑब्जेक्ट है। अरेंजमेंट एक क्लास ले लो आप, अगर मैं एक एक करके निकालूं, अगर मैं पहले T1 निकालूं फिर बाद में T2 यहाँ से T2 निकाल के ऊपर रखूं क्लास में, तो एक अरेंजमेंट ही हो गया। या मैं क्या कर सकता हूँ, T2 पहले निकालूं तो नीचे आएगा और T1 में बाद में निकालूं तो ऊपर आएगा, तो ये एक अरेंजमेंट, तो ये अरेंजमेंट में आ गया, ठीक है, T1 T2। ओके,
अभी आपने समझा T2 T1 और T1 T2 अरेंजमेंट में काउंट होंगे बट सिलेक्शन में नहीं होंगे। सिलेक्शन में मैंने क्या कहा था कि आप निकालो ऑब्जेक्ट बट उसको एक रैंडम वे में रख दो नीचे, वो उसे अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें अरेंजिंग पार्ट नहीं आएगा सिलेक्शन में। सिर्फ सिलेक्ट करना है तुम्हें कि आपने दो बॉल निकाले, आपको दो बॉल निकालने से मतलब है, और दो बॉल कौन से निकले इससे मतलब है। इससे मतलब नहीं है कि वो कैसे रखे हुए हैं, तो वो सिलेक्शन कहलाएगा, मतलब कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ठीक है, ओके। तो कॉम्बिनेशन का जनरल फॉर्मूला होता है, कॉम्बिनेशन का जनरल फॉर्मूला होता है कि अगर आपको इफ वी take an R object from n distinct object then क्या होगा NCR। ठीक है, और इसको कैसे डिनोट करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, और परमुटेशन भी अभी जानेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला और जान लेते हैं। if we taken R object from n distinct, हाँ तो मैं यहाँ पे था कि if you taken R object from n distinct object and permute to them, तो फॉर्मूला क्या होगा, NCR हमने सेलेक्ट कर लिया और R फैक्टोरियल से लाइन में उसे लगा दिया। देखो लाइन में लगाने के लिए R फैक्टोरियल क्यों यूज़ किया मैंने, जैसे तुम्हारे पास 5 चिल्ड्रन है, ठीक है, अगर उनको एक लाइन में डिनोट करना है तो क्या करोगे, 5 बॉक्स बना लो, है ना, 5 बॉक्स बना लिया हमने। पहले वाले चिल्ड्रन को कहोगे कि आप कहीं भी बैठ सकते हो, तो आपके पास कहीं भी बैठ सकता हो, तो 5 चिल्ड्रन में से आप पहले पोजीशन में 5 चिल्ड्रन में से आप किसी एक को बैठाओगे तो 5 चांसेस है, फिर बचे कितने 4, तो 4 स्टूडेंट है तो 4 चांसेस आपके पास, फिर 3 स्टूडेंट 3 चांसेस, फिर 2 फिर 1, तो कितने हो गए 5 फैक्टोरियल। ऐसे ही अगर n चिल्ड्रन को लाइन में लगाना है तो n फैक्टोरियल होता है, तो जनरल फॉर्मूला क्या हो गया n फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल है लाइन में लगाने के लिए। तो ये पूरा इफ यू टेकन R ऑब्जेक्ट मैंने चूज कर लिया, फिर इनटू R फैक्टोरियल क्यों लगाया, क्योंकि लाइन में लगाना है, और मल्टीप्लाई क्यों किया, अभी 2 काम करने हैं मुझे, मैंने पहले चूज कर लिया फिर मैंने उसे लाइन में लगाने के लिए मल्टीप्लाई किया, अभी पूरा काम नहीं हुआ था ना इसलिए मल्टीप्लाई किया। ओके ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं कि जैसे मैंने AEIO ले लिया, ठीक है, एंड P Q और R और S और T ले लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि 2 वोवेल यूज करना है, 2 वोवेल यूज करना है एंड 2 कॉन्सोनेंट यूज करके 4 वर्ड का एक लेटर बनाना है। ठीक है, तो क्या करोगे, पहले AEIO 4 वोवेल है, 4 में से तुमने 2 वोवेल चूज कर लेने, ठीक है, चूज कर लिया। अब 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट है, तो 5 में से C2 कर लिया, 4 हो गए सिलेक्ट। अब उनको लाइन में लगाना है, तो लाइन में लगाने के लिए क्या करेंगे 4 फैक्टोरियल, हो गया हमारे लिए। कितना आसान क्वेश्चन है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 डिजिट का नंबर बनाना है तुम्हें, ठीक है, 7 डिजिट का नंबर बनाना है, नंबर फॉर्म करना है, तो कैसे करेंगे, अभी देखो ये 7 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, देखो कैसे करेंगे। हमारे पास डिजिट कौन कौन सी है, 0 से 9 तक है, मतलब 10 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 0 नहीं आ सकता पहले पोजीशन पे, तो 0 हट गया, हमारे पास 9 डिजिट बचे, तो 9 डिजिट यहाँ आ सकते हैं। अब दूसरे बार रिपीटिशन नॉट अलाउड, ठीक है, रिपीटिशन क्या है नॉट अलाउड, तो पहले पे क्या आ गया 9, दूसरे पे चांसेस कितने हैं, इसमें 0 इंक्लूड हो गया, तो अब 9 फिर 8 फिर इसमें 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4, ओके ये हो गया। अब देखो अगर मेरे को ऑड डिजिट बनाना है, ऑड का बनाना है, ये पूरा नंबर मिलकर ऑड बनाना है, तो देखो
क्या करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर मैं स्टार्ट करूँ फर्स्ट से तो क्या प्रॉब्लम आती है वो देखते हैं। अगर मैंने फर्स्ट से स्टार्ट किया तो फिर 9 तरीके मिलेंगे हमें, क्योंकि 0 भर नहीं सकते हम, है ना। फिर उसके बाद भी 9 चांसेस मिलेंगे हमें, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, है ना। अब मैं 4 चांसेस नहीं रख सकता मैं यहाँ पर, क्योंकि देखो अगर मैं पहले ही यूज़ कर लूँ 1 3 एंड 5 एंड 7 एंड 9 और यहाँ पे कुछ मान लो 0, तो ये सारे ऑड मैंने पहले यूज़ कर लिए। अब ऑड बचेंगी तो ऑड यहाँ कैसे पुट करोगे। और ऑड का टेस्ट है कि लास्ट में अगर ऑड संख्या है तो पूरी जो डिजिट से बनी हुई संख्या वो ऑड कहलाएगी। तो यहाँ पे तो ऑड सारी यूज़ हो गए पहले, तो ऐसे नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। ऑड करने के लिए हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 6 लास्ट से स्टार्ट करेंगे। कैसे लास्ट से, पहले कंस्ट्रेंट को पूरा कर दो। हमारा कंस्ट्रेंट क्या है, ऑड डिजिट बनाना है। तो ऑड डिजिट कौन कौन सी होती है, 1 3 5 7 और 9 होती है, 5 होती है। तो 5 तरीके से यहाँ भर सकते हैं हम, लास्ट वाली डिजिट को भर दिया। अब यहाँ पे हम 0 नहीं ला सकते और ना ही एक ऑड हटा लो, मान लिया 3 यहाँ आ गया, एक ऑड भी नहीं आ सकता, तो 8 आ सकते हैं। अब यहाँ 0 भी आ सकते हैं, तो 8 यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4, है ना। ओके, तो ये आंसर हो गया मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके आंसर हो गया। अच्छा, अब इवन बनाना है। अगर 7 डिजिट का नंबर हमें इवन बनाना है तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इवन के लिए क्या होता है, 0 लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, है ना। लास्ट का डिजिट ये होना चाहिए, ठीक है। तो अगर लास्ट का डिजिट 0 है, ठीक है, तो ये इस पे चांसेस कितने हैं, 9 का, ठीक है। यहाँ पर 0 यूज़ किया तो यहाँ 9 तरीके से कर सकते हैं। 0 तो यूज़ हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बचे कितने, 9 डिजिट, तो 9 तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब 2 डिजिट यूज हो गया, 8 7 6 5 4 तरीके से, एंड सब में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि सब डिजिट को अभी काम करना बाकी है और अभी पूरा संख्या बनना बाकी है, इसलिए और का लगेगा, है ना। और का सेंस आ रहा है ना कि ये वाला भी डिजिट भरना है और ये वाला भी डिजिट भरना है और ये वाला डिजिट भी भरना है ना। तो और का सेंस आ रहा है तो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एक केस ये बन गया कि 0 आया, ठीक है। अगर मैंने 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अगर मैं 2 4 6 8 रखूँ यहाँ पर, ठीक है, 2 4 6 8 रखूँ तो क्या होगा, देखो 2 4 6 8 मतलब 4 चांसेस है मेरे पास, 4 चांसेस रख दिया मैंने। अब यहाँ पे चांसेस क्या है, यहाँ 0 नहीं आ सकता और 2 4 6 8 में से एक डिजिट नहीं आ सकता, तो 2 डिजिट नहीं आ सकते तो 8, ठीक है। यहाँ 0 आ सकता है और एक 0 आ सकता है, 0 से 7 तक कुछ भी आ सकता है ना। तो अभी कितने चांसेस है मेरे पास, 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4। अब मल्टीप्लाई कर देंगे। एक केस ये हुआ कि 0 लास्ट एंड में हो, एक केस ये हुआ कि 0 नॉट एट लास्ट एंड 0 एट द लास्ट एंड। 2 केस बने, क्योंकि ये डिपेंडेंट हो रहा था ना। 0 हम रख रहे थे तो ये 9 आ रहा था, यहाँ 0 नहीं रख रहे थे तो यहाँ पे 8 केसेस आ रहे थे, तो ये डिपेंडेंट हो रहा था। तो डिपेंडेंट में क्या बोला था मैंने, जब भी डिपेंडेंट केस बने, डिपेंडेंट आए तो केस बनाकर देखना पड़ेगा, और जिस पे हमें लग रहा है कि डिपेंडेंट आ रहा है तो उसी पर केस बनाना है। जैसे 0 पे डिपेंडेंट लग रहा था तो उसी पे केस बनाएंगे, उसी को लेकर केस बनाएंगे और उसी को लास्ट एंड में रख के, मतलब जो भी कंस्टेंट है पहले उसको पूरा करेंगे और उसके बेसिस पे केस बनाएंगे और केसेस को ऐड ही करेंगे। हरदम केस ऐड होता है। तो पहला केस का आंसर यहाँ पे कुछ आया होगा, ठीक है, आंसर 1 लिख दो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके कुछ आया होगा, यहाँ आंसर 2। फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा आंसर 1 प्लस आंसर 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आंसर ले आना, ओके। एक क्वेश्चन ही हो गया कंप्लीट। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। अच्छा, जैसे और कॉम्बिनेशन को समझने के लिए एक A B C D हमने लिया, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमने कॉम्बिनेशन बनाया है, तीन एट अ टाइम निकालना है ना, 3 कैरेक्टर एट अ टाइम में निकालना है हमें। तो A B C निकाल सकते हैं हम, ठीक है, या A B D निकाल सकते हैं हम,
ठीक है, या ए बी डी हो गया, या ए बी सी निकाल सकते थे, अब बी सी डी निकाल सकते हैं हम, या बी डी ए निकाल सकते हैं हम। यही चार चांसेस, इसमें कॉम्बिनेशन, इसमें ये नहीं देखेंगे, परम्यूट नहीं देखेंगे, इन दिनों में ए सी बी या ए बी सी या ए सी बी या बी ए सी सब बराबर है। हमें वो देखना है कि कौन कौन से कैरेक्टर आए हैं इसमें। ए बी सी आ गया, तीन आ गया, तीनों अलग अलग है, ठीक है, कॉम्बिनेशन में आ गया। ए बी डी एक पूरा कॉम्बिनेशन ग्रुप में आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कॉम्बिनेशन डजंट अलाउ टू अरेंजमेंट द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और अरेंजमेंट किसमें अलाउ होता है, वो परमुटेशन में अलाउ होता है। तो परमुटेशन अगर निकालते हैं तो देखो, परमुटेशन अगर निकालते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, ए बी सी डी है, तो पहले क्या करते हैं, हमने अगर तीन निकालना है, हमने तीन एक एक करके निकालना है, तो पहले क्या है, चार तरीके से हम कोई से भी एक निकाल सकते हैं। फिर आया हमारे पास कितने बचे, तीन चांसेस है, तीन निकल गया। फिर अब हमारे पास कितने चांसेस हैं, दो, तो 4 के 12, 12 दूनी 24, तो परमुटेशन कितने आ जाते हैं, 24, है ना। पहले देखो चार निकालना, ठीक है, चार में से चार चांसेस है ना, चारों निकालने नहीं है, चार चांसेस है तुम्हारे पास, तो कोई भी निकलेगा, तो ये तो चार हो गए, और अभी एक और निकालना है, तो तीन बचे, तीन में से कोई एक निकालने का, ये रहा, एंड दो बचेंगे लास्ट में, दो रहे, तो टोटल को मल्टीप्लाई करो, 24 आ गया, तो ये परमुटेशन आ गया। ओके, अगर तुम्हें एक और क्वेश्चन दी जाए कि एक हेक्सागन, ठीक है, हाउ मेनी ट्रायंगल आर पॉसिबल फ्रॉम दिस वर्टेक्स, है ना, तो कैसे करेंगे, ट्रायंगल में कितने होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं, 1 2 3, इसको यूज करके बनाना है। तो एक ऐसा बन सकता है, एक ये यूज कर लिया, एक ये यूज कर लिया, एक ये यूज कर लिया, ठीक है, एक ये ट्रायंगल यूज हो गया, ठीक है, और एक ये यूज हो गया, एक ये यूज हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे वो पूछा जा रहा है। तो देखो, अगर मैंने ये 6 वर्टेक्सेस है, इसमें से मैंने कोई सा भी 3 चूज कर लिया, तो उसको बनाने के तो तरीके तो एक ही होंगे ना, तो ऐसे जितने जितने तरीके से हम चूज कर सकते हैं उतने तरीके से हम बना सकते हैं। तो 63 क्या आंसर आ गया, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो 6 5 4 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, सब देखेंगे एंड उस पे एक क्वेश्चन करेंगे, है ना। और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बहुत वास्ट टॉपिक है, तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं पहले, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि आइए तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे, फिर इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की सीरीज को एंड अप करेंगे। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं इफ वी सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट and permute to them then फॉर्मूला क्या है, NCR into R फैक्टोरियल, ये मैंने बता रखा है। अब इसको हम सीखते हैं कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे, क्वेश्चन, है ना। देखो, अब जैसे मैंने A E I O N P Q R S T मैंने लिया ये वर्ड, हमें 4 लेटर का वर्ड बनाना है जिसमें 2 वोवेल है, 2 वोवेल हो एंड 2 कॉन्सोनेंट। तो क्या करें, 2 वोवेल हो एंड 2 कॉन्सोनेंट हो, तो हमें पहले क्या करना है, वोवेल को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर लिया, कोई सा भी 4 में से 2 वोवेल सिलेक्ट कर लिए। अब 5 में से मैंने दो कॉन्सोनेंट सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट हो गए 4। अब उसको लाइन में लगाने के लिए कितने तरीके, 4 फैक्टोरियल, आगे आंसर हमारा। ओके, कितना आसान सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लिया कि अगर तुम्हारे पास 20 प्लेयर,
तुम्हें इसमें से 11 चूज करना है ना, एंड उसको लाइन में लगाना है। तो 20C11 एंड 11 फैक्टोरियल लाइन में लगाने के लिए। कितना आसान सारे क्वेश्चन है ना। अगर देखो, अगर मैं क्वेश्चन और लेता हूँ, एक और लेता हूँ, 7 डिजिट का नंबर बना, नंबर विल बी फॉर्म। कैसे बनाना है? नो 2 डिजिट consecutive digits, sorry, consecutive digit is same। ठीक है, तो कैसे करें? 2 3 4 5 6, ठीक है। नो 2 consecutive digit आर सेम। ओके, ठीक है। तो 0 नहीं आ सकता पहले पे, नहीं तो 6 डिजिट का नंबर बनेगा। ठीक है, तो 9 तरीके से आ सकता है, क्योंकि 10 डिजिट में से 9 तरीके से आ सकता है। ठीक है, अब इस पे क्या होगा, इस पे 0 आ सकता है ना, इस पे 0 आ सकता है, फिर से 9 तरीके आए, बट सेम नहीं आने चाहिए। सेम नहीं आएगा, जैसे 1 आएगा। अब 1 यूज नहीं करना तुम्हें, क्या 1 यूज नहीं करना। ठीक है, कंसेक्यूटिव में 1 यूज नहीं करना, 0 यूज कर सकते हो। 0 से लेकर तुम्हें 9 तक छूट है, एक्सेप्ट 1। तो 9 डिजिट है तुम्हारे पास, तो 9 तरीके से रख सकते हो, है ना। अब ये करो, अब ये देखो, यहाँ पे मान लिया तुमने 0 रख दिया। अब यहाँ 1 तो आ सकता है, 0 नहीं आएगा। 1 तो आ सकता है, 1 से लेके 9 तक आ सकता है, फिर 9, है ना। ये रिपीटिशन तो अलाउड हो सकता है, ये तो नहीं बोला कि यहाँ पर कंसेक्यूटिव में बराबर नहीं बोला, और जगह तो बराबर हो सकते हैं, है ना। तो देखो फिर से 9 आ जाएगा, 0 में पुट कर दूं, या फिर से 9 आ जाएगा, मैं 1 पुट कर दूं, फिर से 0 में पुट कर देता हूँ 9 तरीके से, फिर मैं 1 पुट कर देता हूँ 9 तरीके से। तो 9 की पावर कितने आ जाएगी? 1, 9 की पावर 7 आ जाएगी। तो ये आंसर हो गया हमारा। कितना आसान था, और सारा मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि और का सेंस आ रहा है कि ये भी डिजिट भरना है, और ये भी डिजिट भरना है, और ये भी डिजिट भरना है, तभी तो फॉर्म होगा। सब एक साथ भरेंगे तभी तो एक फॉर्म, एक पूरा नंबर फॉर्म होता है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। एक कॉन्सेप्ट आता है कि डिजिट आर सेम, जैसे ए बी सी डी, इसको अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करेंगे? सिंपली 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल से अरेंज करते थे हम, 5 फैक्टोरियल लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें कितने सेम है, कितने सेम है? 2, तो 2 फैक्टोरियल लगा देंगे। ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? ये कॉन्सेप्ट ऐसे आया कि आप a1 a2 मान लो, a1 a2 b c d, ठीक है। ओके, अब क्या करो कि इससे 5 फैक्टोरियल बनेगा, ये डिफरेंट है, तो 5 फैक्टोरियल में क्या क्या आएगा, अरेंजमेंट है ना, कि पहले a1 आए, फिर b c d, फिर a2 आए। ठीक है, या ये भी हो सकता है a1 b c a2 d, है ना, या a2 b c d a1। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो, अगर मैं a1 a2 की जगह a पुट कर दूं, a1 a2 की जगह a पुट कर दूं, देखना, ठीक है, a1 a2 की जगह मैं a पुट कर दूं, a1 a2 की जगह मैं a पुट कर देता हूं, a b c d a, ठीक है, और a b c a d, और a b c d a, ठीक है। अब देखो ये सेम है, ये दोनों सेम है ना, तो ये काउंट हो जा रहे थे 2 बार, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से मैंने डिवाइड कर दिया। अगर 3 होते तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करने पड़ते, 3 बार काउंट हो जाता, मतलब 3 फैक्टोरियल बार काउंट हो जाता, है ना। तब ये फॉर्मूला बना, अगर सेम हो डिजिट तो n फैक्टोरियल, हाँ n फैक्टोरियल, और जितने बार रिपीट हो रहा है उसका फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, ये पूरा नंबर ऑफ बेस आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ बेस आ जाएगा। ओके, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने मुझे इतने ध्यान से सुना, तो थैंक यू। एंड अगर अच्छा लगा हो आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।